जानी दूर तक चाहिए। मोदी जी के और अमित शाह के और जेपी नड्डा के स्मार्टफोन पे मेरा लाइव चल जाना चाहिए आप लोगों की मदद से। तो अगर असली हमला होता, चिंतन करना इस बात पे, मेरे पे लांछन लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर चिंतन करना अकेले में बैठ के। अगर असली हमला होता तो राहुल गांधी के भोंपू उर्फ रणदीप सुरजेवाला का बयान आ जाता कि ये बीजेपी सरकार की नाकामी है या अमित शाह की नाकामी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। राहुल गांधी जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। अगर रियलिटी में यह हमला असली होता तो राहुल गांधी लठ चढ़ा देता संसद भवन में खड़ा होके। नहीं, एक तो जेजेपी और केजरीवाल का गठबंधन, और एक ये अमित शाह के पंख काटे हैं ना मोदी जी ने, उस बारे बता रहा हूँ। ठीक है, लाइव शुरू हो गया शायद। सभी दोस्तों को मेरी राम राम। और आज मैं लाइव हूं दो बातों के बारे में, छोटा सा लाइव है। स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइव अच्छा लगे तो शेयर करना है ताकि देश हित में आपकी भी एक आहुति रहे, ये रिक्वेस्ट है। नक्सल हमला हुआ जवानों पे बीजापुर में, तो मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? रेल, भारत में रेलगाड़ी अगर पटरी से उतर जाए, कोई रेल दुर्घटना हो जाए और किसी रेल यात्री के खरोच भी आ जाए तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये तो सबको पता है। बीजेपी सरकार में भी अभी हाल फिलहाल में एक दो रेल दुर्घटनाएं हुई तो रेल मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया। तो 23 जवान शहीद हुए। मैं दो सवाल आपको दे रहा हूं। 23 जवान शहीद हुए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और अगर गृह मंत्रालय इस चीज के लिए जिम्मेवार है तो क्या अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इस बारे में आप लोग चिंतन कीजिएगा, मुझे तो पता नहीं है इसका जवाब। फिर देश की जनता ये भी पूछ रही है, शेयर कीजिएगा लाइव अगर अच्छा लगे तो, ताकि बात दूर तक जानी चाहिए। अमित शाह जी के मोबाइल पे मेरा लाइव आ जाना चाहिए। वो मुझे कौसे मनी मन की हेमंत फोगाट, तू मुझे भी नहीं छोड़ रहा, ये बात होनी चाहिए। तो लाइव शेयर करना पड़ेगा इसके लिए। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि चीन के बॉर्डर पे जवान शहीद होता है तो समझ में आता है कि चीन हिंदुस्तान का मुकाबला है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जवान शहीद होता है तो देश की जनता को समझ में आता है कि दो देशों का टकराव है। ये बीजापुर नक्सल एरिया जो है, मेरे को नहीं पता क्या है। मैं आप सबसे फिर एक और सवाल कर रहा हूं, ये चीन में है या पाकिस्तान में? ये वाला हिस्सा जहां पर नक्सल हमला हुआ है जवानों पे, देश की जनता ये जानना चाहती है मोदी जी से और बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी, जिनके पास देश के इंटरनल मामलों को देखने का समय नहीं है, बंगाल में दीदी 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 करने का टाइम है इनके पास। एक वो खालिद का गाना है ना, दीदी दीदी ए दीदी दीदी दीदी, वो वाली तरह ये बंगाल में दीदी दीदी करते घूम रहे हैं बीजेपी वाले। देश में शहादत हो गई जवानों की, क्यों हुई, ऐसे हालात क्यों बने, इसका जिम्मेवार कोई नहीं है। खैर, अब मैं एक चीज और आपको सोचने के लिए दे रहा हूं इस लाइव के माध्यम से, कि लोकसभा का चुनाव जीतना था
तो पुलवामा का हमला किया, 44 जवानों की डोज दे दी। 44 जवान शहीद हुए पुलवामा हमले के नाम पे, और लोकसभा चुनाव जीता गया। अंबानी के घर के बाहर एक कार में कुछ छड़ें मिल जाती हैं बारूद की, या पता नहीं विस्फोटक छड़ें मिल जाती हैं, तो कार किसकी थी ये भी पता कर लिया, किसने किसको मारा ये भी पता कर लिया, वाजे तक पहुंच गए, मतलब वहां तक पहुंच गए जहां तक यमराज नहीं पहुंच सकता। लेकिन पुलवामा हमले में आरडीएक्स जो स्कॉर्पियो में आया था जवानों को शहीद करने के लिए, वो किसने भेजा था, कहां से आया था, कौन उसके पीछे था, आज तक नहीं पता चला। ये देश की जनता के मन के सवाल है, मेरे मन के सवाल नहीं है। यानी कि सरकार चाहेगी तो दोषियों को पकड़ेगी, और सरकार नहीं चाहेगी तो दोषियों को नहीं पकड़ेगी। अब लोकसभा का चुनाव था तो पुलवामा जैसा हमला हुआ, 44 जवान शहीद हुए, देश में देशभक्ति की लहर चली, चुनाव बीजेपी के पक्ष में, ये तो सारे देश को पता है। अब क्योंकि चुनाव राज्य का था तो एक छोटा हमला नक्सलवाद के नाम पे बीजापुर में हो गया। वहां पर 44 जवान शहीद नहीं हुए, सिर्फ 22 जवान शहीद हुए, यानी कि डोज आधी थी। लोकसभा का चुनाव होता तो हो सकता है फिर से 50 जवान किसी बहाने सर शहीद हो जाते हैं। ये नेताओं का खेल है, इनकी नजरों में शहादत को मायने नहीं रखती। ये बेरहम राक्षस हैं। चुनाव जीतने के लिए किसानों की भी हत्या हो सकती है, जवानों की भी हत्या हो सकती है। घपले वपले तो नॉर्मल बात है लोकतंत्र में, 70 साल से हम सब देख ही रहे हैं। अब एक चीज और है, मैं तो लिख के लाता हूं ताकि मैं आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाऊं। अब देखो, जनता है, जनता कुछ भी सोच सकती है। तो जनता ये भी सोच रही है कि जब बंगाल का चुनाव घोषित होने वाला था, बात सोचना मेरी बड़ी गंभीर बात है, मजाक की बात नहीं है। जब बंगाल का चुनाव घोषित होने वाला था चुनाव आयोग के द्वारा, तो जेपी नड्डा चुनाव घोषित होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये तो सबको पता होगा, नई बात कुछ भी नहीं है इसमें। तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनमें नया नया जोश चरमरा रहा था। तो जैसे ही चुनाव घोषित हुआ या होने वाला था, तो जेपी नड्डा जी को लगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तो कुछ करके दिखाऊं और पूरे देश को दिखाऊं कि जेपी नड्डा में क्या दमखम है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जेपी नड्डा की खोपड़ी में। लाइव शेयर कर देना अगर वाकई बात ठीक लग रही हो, जानी दूर तक चाहिए। मोदी जी के और अमित शाह के और जेपी नड्डा के स्मार्टफोन पे मेरा लाइव चल जाना चाहिए आप लोगों की मदद से। तो जेपी नड्डा ने बंगाल में डाई मारी और वहां पे प्रचार शुरू करने का उद्घोष किया। 1-2 दिन तो प्रचार किया, लेकिन फिर अमित शाह जी से सहन नहीं हुआ। तो जेपी नड्डा को आनन फानन कोरोना घोषित किया गया और जेपी नड्डा जी अस्पताल में जाके लेट गए। बोले, प्रभु मुझे तो कोरोना हो गया, मैं प्रचार ना तो कर सकता और ना मैं इस बंगाल चुनाव में कुछ खास कर सकता। जेपी नड्डा को कोरोना मरीज बना के लेटा दिया। फिर अमित शाह जी बीच में आए और प्रचार शुरू करा और उद्घोष हो गया चारों तरफ कि चुनाव में जो ये तेजी आई है ये अमित शाह की चाणक्य नीति से आई है। अब देखो, बीजेपी में भी षड्यंत्र चलते हैं। कहने को दुनिया कह रही है कि मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी डबल इंजन गोल्ड प्लस कैप्सूल बने हुए हैं, कुछ कुछ डायलॉग चलते हैं।
लेकिन इन रियलिटी जिस तरह की कहानी चल रही है उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी नहीं चाहते अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बने या बीजेपी पर हावी हो। इस चीज को नोट कर लेना। अब वो कैसे ये बात सत्य सिद्ध होती है मेरे वाली कि मोदी जी अमित शाह को प्रमोट नहीं करना चाहते या देश के लिए हानिकारक समझते हैं या चाहते हैं कि अमित शाह देश का प्रधानमंत्री ना बने, तो ये बातें किन बातों से सत्य होती है अब वो मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। अगर बात ठीक लगे तो शेयर करनी है बात। चुनाव घोषित होने से पहले प्रचार शुरू किया गया बंगाल में बीजेपी के द्वारा। जेपी नड्डा को कोरोना हो गया, अमित शाह ने बागडोर संभाल ली। अब क्योंकि चुनाव जीतना है और लगभग निश्चित है कि चुनाव बीजेपी जीत रही है ईवीएम के सहारे। भाई जो हो रहा है वो बता रहा हूं, मैं कोई बीजेपी समर्थक नहीं हूं कि जीत का उद्घोष मैंने कैसे किया, लेकिन ईवीएम बीजेपी कैंडिडेटों की कारों में मिल रही हैं, निकल रही हैं, कुछ कहानियां इस तरह की आ रही हैं। कोयला घोटाले की वजह से ममता बनर्जी अपने पैर तुड़वाने का नाटक करके व्हील चेयर पे घूम रही है क्योंकि वो बहाना तलाश कर रही है कि प्रचार ना करना पड़े। बीजेपी भी गायब है, वो सॉरी कौन सी वो कांग्रेस गायब है प्रचार से। मतलब वहां पे बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है, एक तरह से फीलिंग ऐसी आ रही है। तो अब चुनाव में अगर विजय होती है तो अमित शाह की जय जयकार होनी चाहिए या मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। तो मोदी जी का यह मानना है कि मोदी जी अगर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे तभी बन पाएंगे जब बंगाल चुनाव का श्रेय मोदी जी के सिर पे ताज के रूप में रखा जाएगा कि जी चुनाव बंगाल में, केरल में इधर उधर जीते हैं तो ये मोदी जी की वजह से जीते हैं। अब जब तक अमित शाह जी लगे रहेंगे प्रचार में तो मोदी जी को कौन पूछेगा। तो मोदी जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, अब पता नहीं कांग्रेस के नेताओं से प्रार्थना करी, विपक्ष से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी या किससे करी, पर उन्होंने प्रार्थना करी भगवान की तरफ देख के कि कुछ ऐसा करो कि अमित शाह बीच में से हट जाए और बंगाल चुनाव में जो जीत का श्रेय है वो मोदी के सिर रखा जाए। तो भगवान ने सुनी या विपक्ष के नेताओं ने सुनी या किसने सुनी भगवान जाने, लेकिन ये नक्सलवाद वाला धमाका हो गया, हमला हो गया, 22 जवान शहीद हो गए और अमित शाह को बंगाल से फारिग कर दिया कि भाई तू ना जाके अपना अब गृह मंत्रालय संभाल ले। तो अब अमित शाह गृह मंत्रालय संभालने में लग गए हैं। 10-5 दिन बचे हैं बंगाल के चुनाव के प्रचार के। तो अमित शाह बंगाल में नहीं जाने वाला और मोदी जी प्रचार करके वोटिंग करा के जो भी नतीजा आएगा उसका श्रेय अपने ऊपर लेंगे कि मैं हूं असली हीरो। अब देखो, अगर असली हमला होता, चिंतन करना इस बात पे, मेरे पे लांछन लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर चिंतन करना अकेले में बैठ के। अगर असली हमला होता तो राहुल गांधी के भोंपू उर्फ रणदीप सुरजेवाला का बयान आ जाता कि ये बीजेपी सरकार की नाकामी है या अमित शाह की नाकामी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। राहुल गांधी जी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। अगर रियलिटी में यह हमला असली होता तो राहुल गांधी लठ चढ़ा देता संसद भवन में खड़ा होके, संसद में चिल्ला चिल्ला के ये बीजेपी की नाकामी है,
मोदी जी की नाकामी है, अमित शाह की गृह मंत्री की नाकामी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। और राहुल गांधी का जो भोपू है उर्फ रणदीप सुरजेवाला, वो भी बिल्कुल साइलेंट है, अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया है। तो ये चीजें नोट करने वाली हैं कि देश में हो क्या रहा है। लेकिन देश में ये हो रहा है कि मोदी जी को अमित शाह अपने साथ प्रचार में शामिल नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो हो रहा है वो हो रहा है। अब अमित शाह बंगाल में प्रचार नहीं कर पाएगा, चुनाव में जहां भी बीजेपी जीतेगी हारेगी उसका श्रेय ओनली मोदी को जाएगा। ठीक है, अभी मैं 2 दिन पहले एक प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति का वायरल सुन रहा था वीडियो फेसबुक पे, कल सुना मैंने। तो उसमें यह दावा किया गया कि 1 महीना पहले प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में बता दिया था कि जवानों की शहादत वाला कोई एपिसोड बीच में आ सकता है बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। तो जब इस तरह की भविष्यवाणियां 1 महीना पहले ही तो भविष्यवाणी तो महीना पहले ही हो चुकी इन हमलों की। प्रशांत किशोर का अगर हम इंटरव्यू सुन के आइडिया लगाएं, मैंने तो कल सुना है प्रशांत किशोर का इंटरव्यू वायरल हो रहा है लाइव पे फेसबुक पे, आप लोग सुनो। टोटल प्रोग्राम देश में षड्यंत्रबाजी वाला चल रहा है, सब मिले हुए हैं आपस में। तो अमित शाह को किनारा किया गया प्रचार से। रियलिटी ये है सारी स्टोरी की, मोदी अकेले श्रेय लेना चाहता है हार जीत का, जो भी नतीजा रहेगा उसका। और 99.9% जिस तरह की घपलेबाजी चल रही है, मैं तो एडवांस में बता रहा हूं, बंगाल में या चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जीता हुआ दिखाया जाएगा और फिर यह कहा जाएगा कि किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर ही है और वो भी हरियाणा के किसानों की वजह से। यानी कि ठीक रहा तो हरियाणा के किसानों के ऊपर ही फोड़ना है मोदी ने। वो तो षड्यंत्र इनका 2 दिन पहले कामयाब नहीं हुआ जब एक बुड्ढे का लठ मार के सर फोड़ा था। तो चाह तो ये रहे थे बीजेपी वाले कि किसान एक्साइटेड हो जाए, जोश में आ जाए, उग्र हो जाए और मार धाड़ करे और फिर से हरियाणा वालों को गोली से भून देंगे, जैसे 30 से ज्यादा जाट बच्चों को जाट आरक्षण के नाम पर सिर में गोली मार के शहीद कर दिया था। असली हरामखोर है वे इनके भाई जो बीजेपी की मदद करते हैं। बीजेपी ने जाटों को आज जाट आरक्षण में मरवाया और आज अगर बीजेपी की कोई मदद कर रहे हैं ना जाट, तो समझ लो असली हरामखोर है 1 नंबर का। कोई रहम नहीं है उसके दिल में हिंसा के खिलाफ। कुछ नहीं कहना चाहता। लाइव अच्छा लगे तो शेयर करना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब बात आती है कोरोना के ऊपर। पिछली बार WHO की आर्थिक मदद लेनी थी सरकार ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आर्थिक मदद लेनी थी। तो WHO का यह था भी जहां भी गरीब देश, आर्थिक रूप से कमजोर देश लॉकडाउन लगाएंगे अपने देशों में, तो उनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई WHO करेगा। तो लॉकडाउन देश में लगाया गया, मरीज नहीं दिखाए गए कोरोना के। कोरोना की एंट्री ऐसी दिखा दी कि मोदी जी ने जो कार्रवाई बिठाई है उससे कोरोना नहीं आ रहा, लेकिन लॉकडाउन जरूरी है ताकि पूरी दुनिया को दिखा सके हिंदुस्तान के लोग कि देखो इंडिया में कोरोना नहीं आया। तो लॉकडाउन चला, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं थे, या तो दिखाए नहीं गए या भगवान जाने क्या रामलीला थी, या वो शायद मरीज थे लेकिन इसलिए बचा लिए थे कि 2021 में जब कोरोना की लहर दोबारा चलाएंगे तब उनका डाटा दिखाएंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो लॉकडाउन लगाया इसलिए कि WHO से पैसे मिलेंगे। अब लॉकडाउन बिना बात लगा हुआ था एक तरह से। पुलिस वालों ने बहुत लोगों को पीटा भी,
तो लोग बगावत ना करें, चुप रहें। तो क्या प्रचार था पिछले साल कि शराब से कोरोना नहीं होता। पूरी इंडिया में एक ही प्रचार जोरों पर था कि शराब पीने से, शराब से हाथ धोने से, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर यूज करने से कोरोना नहीं होगा। अगर ये मेरी बात झूठी है तो लिखो इस पे कि हेमंत फोगाट तो झूठ बोल रहे हैं। तो पिछले साल कोरोना की लहर के दौरान फुल प्रचार था शराब से कोरोना नहीं होता। सारा देश शराब पीने लगा। उन लोगों ने भी शराब पी ली डरते हुए जिन्होंने कभी शराब के नजदीक जाना उचित नहीं समझा था। सारा देश शराब के नशे में धुत होकर लेटा रहा, मस्त देश मस्त दारू पी के। और लॉकडाउन चलता रहा, किसी ने कुछ नहीं चूं चां की, क्योंकि दारू से कोरोना से बच रहे थे। हरियाणा में तो दारू का घपला भी हो गया, मतलब दबा के दारू बेची लॉकडाउन में, और लोगों ने दबा के दारू खरीदी ये इस चक्कर में कि तुम्हारे कोरोना नहीं होगा, दारू खरीदो। जहां एक बोतल की जरूरत थी वहां पे 5-5 बोतलें खरीदी गई, और वो भी डबल कीमत पे। और दारू पी के लोग मस्त लेटे रहे, बोले इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता काम, ना कोई काम ना धंधा, दारू पियो, कोरोना से बचो और मस्त लेटे रहो। सरकार भी खुश कि लॉकडाउन लगा रखा है, जितना ज्यादा लॉकडाउन चलेगा उतना ज्यादा पैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया को मिलेगा और इंडिया की पोबारा हो जाएंगी, वाह वाह हो जाएगी, पैसा ही पैसा। अभी इस साल दारू का जिक्र कहीं नहीं है। मैं हेमंत फोगाट बोल रहा हूं कि 2021 में कोरोना की लहर दोबारा लाने की तैयारी चल रही है। अभी आई नहीं है अच्छी तरह से, तैयारी चल रही है कोरोना की लहर लाने का। बंगाल चुनाव की वोटिंग होने के एकदम बाद देखना ऐसे हो जाएगा जैसे बम ब्लास्ट हो गया है और सब एकदम से कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाने के लिए भाग रहे हैं और कोरोना कोरोना करते घूम रहे हैं। लेकिन कमबख्त भारत की जनता इस बार कोरोना से नहीं डर रही। यह भी एक चुटकुला हो गया। अब इस साल दारू का जिक्र कहीं नहीं है कि दारू से, अल्कोहल से कोरोना से बच जाएंगे, कहीं जिक्र नहीं है। इस साल जोर है दवाई पे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवाई लग जाए और फिर यह पता चल जाए कि इस दवाई से कितने मरे, कितने ठीक हुए और यह दवाई कोरोना की कितनी कारगर है, इस चीज को पता करने पे जोर है। क्योंकि अगर भारत की जनता को चूहे, बिल्ली, चमगादड़ समझ के इंजेक्शन लगा दिए जाएं और यह पता चल जाए कि कितने लोग मरे, कितने ठीक हुए, इस दवाई को लगने के बाद क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, जब ये पूरा करोड़ों लोगों पे लगने के बाद एक डाटा एनालिसिस आ जाएगा और दवाई अगर कामयाब रही तो फिर हिंदुस्तान अपने पैसे वसूल कर लेगा और पूरी दुनिया को दवाई बेचेगा, ये कहते हुए कि हमने भारत की जनता पर दवाई लगाकर एक्सपेरिमेंट कर लिए। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। हमने भारत में कुत्ते बिल्लियों को इंजेक्शन नहीं लगा करके चेक करा, खरगोश के इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने बंदर को पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगाया, ये चेक करने के लिए कि इस दवाई से इंसान मरता है, कोरोना से बचता है, हार्ट अटैक होता है, सिर में दर्द होता है, कैंसर होता है, क्या होता है। हमने जानवरों पे इंजेक्शन लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किए हैं और मनुष्य पर ही इंजेक्शन लगाए हैं। पूरा वर्ल्ड भागेगा अगर दवाई सिद्ध हो जाती है कि ठीक है। हर तरफ मांग हो जाएगी कि इंडिया से दवाई मंगवाओ। पता चला कोरोना की बीमारी की दवाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन गया है। ऐसा कुछ है।
अब रही बात केजरीवाल की। केजरीवाल ने जींद उपचुनाव में हरियाणा में गठबंधन किया था जेजेपी के साथ। जेजेपी की बेबे बन के केजरीवाल जींद में आया था जब जींद में उपचुनाव था। इस बात को कोई नहीं भूला। इस बात को भी देश की जनता और हरियाणा की जनता और हरियाणा के किसान जानते हैं कि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। दिल्ली की पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं है, लेकिन तिहाड़ जेल जो है, जेल मंत्रालय, वो केजरीवाल के अंडर है। तो तिहाड़ जेल का सुख केजरीवाल के हाथ में है देना। केजरीवाल ने अगर मिली भगत नहीं करी होती ना, जींद वाली जो जनसभा कल करके गया है, तो केजरीवाल ये जनसभा अगर सचमुच में इसकी किसानों में पैठ होती तो ये जनसभा रोहतक में करता, हिसार में करता, करनाल में करता, कुरुक्षेत्र में करता, सिरसा में करता। केजरीवाल उस जगह पर रैली या जनसभा कल करके नहीं जाता जहां पर जेजेपी के वर्करों का दबदबा है, क्योंकि जींद एरिया में जेजेपी के लोग ज्यादा हैं। या कुछ ऐसा हो गया है कि अब जेजेपी का वर्कर अपना धर्म मतलब अपना धर्मांतरण कर रहा है, पार्टी बदल रहा है। अब जेजेपी का वर्कर आम आदमी पार्टी को मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेगा और जींद की रैली में जाके खड़ा होएगा, क्योंकि उसको खुन्नस है, क्योंकि जेजेपी के वर्कर को खुन्नस है कि हम बदनाम हो गए। अब बदनाम हो गए तो जो जेजेपी का वर्कर अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं जुड़ना चाहता, वो खुन्नस में आम आदमी पार्टी की रैली में जाके खड़ा होता है, क्योंकि केजरीवाल के पास जेल मंत्रालय है। तिहाड़ जेल केजरीवाल के अंडर है। जींद उपचुनाव में केजरीवाल वही व्यक्ति है जो जेजेपी की बेबे बनकर जींद उपचुनाव में गठबंधन करके जेजेपी को जितवाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। इन चीजों पे सोचना पड़ेगा कि सिर्फ भेड़िए ने खाल बदली है, आइटम वही है। लाइव समाप्त करता हूं। हर किसान भाई को चौकस रहना है। ये जो लकड़ भग्गे भेड़िए मौका प्रस्त हरियाणा में एंट्री मार रहे हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इनसे सावधान रहना होगा। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं। लाइव लंबा हो गया शायद, लेकिन अंत में मैं यही समअप कर रहा हूं कि मोदी जी ने अमित शाह को बंगाल के प्रचार से साइडलाइन कर दिया है। अब हार जीत जो भी होगी उसका श्रेय मोदी जी लेंगे, अमित शाह नहीं ले पाएगा। जेपी नड्डा को तो शुरू में ही कोरोना करा दिया था, तो जेपी नड्डा का भी खेल बीच में कुछ नहीं है, ओनली मोदी जी चलेगा। और जिस तरह की हरकतें बीजेपी में हो रही हैं, उनको देख के साफ आइडिया लग रहा है कि षड्यंत्र तो बीजेपी में भी चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन अब ये देखना है कामयाब कौन होगा। आप सब सुखी रहना, स्वस्थ रहना, मजे में रहना। बात अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और जल्द ही हम दोबारा जुड़ेंगे, फिर और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन नेताओं ने जवानों की शहादत को एक वक्त पर अपने फायदे के लिए यूज करने का मामला बना लिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। इस पे आप सबको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि शहादत जिसकी होती है उसका परिवार रो रो के सारी उम्र पागल बना रहता है, दुख में पागल हो जाता है। अभी लाइव समाप्त करता हूं। मेरी बातों पे चिंतन जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।
जय हिंद। थैंक यू आप सबका वॉच करने के लिए। जय जवान जय किसान, आप सब सुखी रहें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद।